देखिए, तीसरा सेशन शुरू G20 सम्मेलन का, और इसमें चर्चा होनी है एक भविष्य को लेकर। जो 2 सेशंस इससे पहले हुए थे, सिर्फ उसका एक रिवीजन जल्दी से आपके सामने कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र पर बात की है, जिसमें एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, और ये तीनों सेशंस थे। आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है और आज वन फ्यूचर पर चर्चा होगी। उससे पहले ये एक स्पेशल इवेंट था जिसमें एक प्रतीक के तौर पर पौधे देते हुए नजर आ रहे थे आपको राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे। लेकिन फिलहाल उसके ठीक बाद अनाउंसमेंट हो चुका है, और अनाउंसमेंट हुआ है G20 सम्मेलन के तीसरे सत्र की शुरुआत की। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया उन तस्वीरों के साथ। आपको बताऊं वो तस्वीरें, जिसमें से 2 तस्वीरें ऐसी हैं जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पर बापू की समाधि के पास में नजर आ रहे हैं, और जो तीसरी तस्वीर उन्होंने साझा की है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बाइडेन आपको नजर आएंगे आगे की तरफ बढ़ते हुए, और जो चौथी तस्वीर है उसमें आपको नजर आएंगे जो बाइडेन और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जाहिर है कि तस्वीरों के मायने बड़े होते हैं। पांडे सर, प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, एक्स पर उन्होंने जानकारी दी, और अब तीसरा सेशन शुरू हो चुका है। पहला, दूसरा, तीसरे सेशन की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजघाट पर तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी को प्रधानमंत्री मोदी ने पिरोया इन तस्वीरों के साथ, इन तस्वीरों के जरा मायने समझाइए, क्योंकि 2 तस्वीरें तो हैं राजघाट की जहां तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन बाकी की 2 तस्वीरें वो हैं जिसमें एक उनके नजर आ रहे हैं जो बाइडेन साथ में आगे चलते हुए, और चौथी तस्वीर में उनके साथ जो बाइडेन और ऋषि सुनक दोनों दिख रहे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहली बात, जो राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए थे राजघाट पर, वो बताता है कि हम सब साथ साथ हैं और वो पूरा परिवार है। तो वहाँ एक कोई अलग नहीं दिख रहा था, कोई ये नहीं कह सकता था कि एक पर्टिकुलर देश का आदमी है, पूरा विश्व वहाँ था, विश्व के प्रमुख थे सारे। तो वो एक बहुत अच्छा तस्वीर थी, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तस्वीर मैं कहूँगा पूरे अभी तक के जितने भी कार्यकलाप हुए हैं उसमें सबसे सर्वोत्तम तस्वीर उसमें मैं कहूँगा। और क्योंकि सब लोग साथ थे, शांत थे, और शांति के लिए, अहिंसा के लिए, सबके सह अस्तित्व के लिए सब प्रार्थना कर रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव नोट पर ये शुरू हुआ आज का दिन। और जो कल हमने मील के प्रस्तर अख्तियार किए थे, उनको हासिल किए थे, वो निश्चित रूप से हमें गौरवान्वित करते हैं। जहाँ तक बात है कि अमेरिकन और ब्रिटिश प्रमुखों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का होना, ये बताता है कि विश्व की महाशक्तियाँ जो हैं और विश्व की आर्थिक शक्तियाँ हैं वो भारत के साथ हैं। और बाइडेन साहब ने भी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने जो आज के समाचार पत्रों में बहुता से छापा गया है कि वो कहते हैं कि मैं उनके जो इनिशिएटिव्स हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उनकी मैं सराहना करता हूं कि वैश्विक रूप से इन मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं गया और उन कहीं सही रूप से नहीं गया। बातें हम सब करते रहे, लेकिन इनको किसी प्रॉपर शेप में लाना, पूरे विश्व के सामने एक रूपरेखा तैयार करना, पॉलिसी तैयार करना कि कैसे उस पर चलें। एक और मजेदार चीज़ जो कि कल के उसमें अचीवमेंट है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पिछले जो G20 समिट हुआ था बाली में, उसमें था कि शायद उस पर रोक लगाने की बात चले, क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने की बात की चर्चा थी। और लेकिन इस समिट में ये उपलब्धि हुई कि ये कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम विश्व में शांति और वैश्विक रूप से और किस प्रकार का विकास कर सकते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमारे पास जो जितने भी नो हाउ है उनको शेयर करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जाएगी। क्रिप्टो करेंसी पर भी एक साझा कार्यक्रम बनाने की बात चली है। निश्चित रूप से ये तय किया गया है, अभी क्या रेगुलेटरी सिस्टम बनेगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके पहले तय हुआ है कि हम बनाएंगे। अब वो आगे समय बताएगा कि उनके क्या प्रोसेस होगा। पेपर्स में और क्लैरिफिकेशन आएगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली डिक्लेरेशन आ ही चुका है, एक रोड मैप क्या होने वाला है, इसको लेकर और डिटेल्स का इंतजार रहेगा। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच में देखिए, बीते दिन भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर जो मुहर लगी है, पीएम मोदी ने उसको लेकर क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं।
कि हम मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी वृद्धि और अपने जलवायु उद्देश्यों को हासिल करने के साधन के रूप में विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए स्वच्छ, टिकाऊ, न्याय संगत, सस्ते, समावेशी ऊर्जा में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी का ऐलान किया गया था। आपने सुना आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी को, और ये तस्वीरें भी आप देखते चलिए। चर्चा को हम जारी रखते हैं क्योंकि इसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष सुबह राजघाट पहुंचे और अपने आप में वो एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर देखने को मिली जब बापू की समाधि के इर्द गिर्द वो G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे जो आज ओवरऑल वर्ल्ड की जीडीपी, वर्ल्ड की इकोनॉमी में अपनी मजबूती के साथ खड़े हैं। और वो तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद थे क्योंकि भारत कर रहा था G20 की मेजबानी। फिलहाल दूसरा दिन चल रहा है जिसमें वन फ्यूचर सेशन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ साथ बीतते दिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की कई ऐसी द्विपक्षीय वार्ता है जिसमें इमैनुअल मैक्रों के साथ भी ये चर्चा होनी है। ब्रिटेन के साथ देखिए कारोबारी संबंध बढ़ाने पर सुनक से बात की है उन्होंने। किशिदा के साथ कनेक्टिविटी, व्यापार बढ़ाने पर उनकी सहमति बनी है। इटली की पीएम मेलेनी से कई आपसी मुद्दों पर चर्चा हुई जिससे चीन बहुत परेशान नजर आ रहा है। वो भी एक तरीके का बैकडोर चेंज जो होते हुए नजर आया है। सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि उसको लेकर चर्चा लगातार चल रही थी। शुक्ला जी, अब देखिए अभी तो फिलहाल तीसरे सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जो बाइडेन रवाना हो चुके हैं। ओवरऑल सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन पर आ जाते हैं और उसके साथ साथ जो अभी $2 बिलियन का ऋषि सुनक ने ऐलान किया ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर, और इसके साथ साथ कुछ और बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किए गए। चीन कहता है कि ये सब सिर्फ पेपर्स में नजर आएगा, यानी कि उसको अभी भी लगता है कि ये सब सिर्फ बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जिस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब हम एक साथ मिलकर समाधान की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि ये चुनौतियां समाधान चाहती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे लगता है कि चीन को शायद प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके की समझ नहीं है। प्रधानमंत्री ने डोमेस्टिक उसमें भारत में अपने अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको लेकर के बहुत सारे नेता ये कहते रहे कि असंभव है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हालांकि वो बहुत रेलेवेंट यहाँ के नहीं है। जैसे 370 के बारे में बोला जाता था कि ये असंभव है, नहीं हो सकता है, लेकिन वो हुआ। अब मैं उस मसले पर नहीं जाता हूँ, यहीं पर वापस आता हूँ। तो जो ये चाइना बात कह रहा है कि ये ख्याली पुलाव हैं या ये रियलिटी इनको ग्राउंड पर उतारा नहीं जा सकता है, वो वही प्रधानमंत्री के लिए और बाकी नेताओं के लिए चैलेंज है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चूँकि ये प्रेसिडेंसी उनके हाथ में है और उन्होंने जब अब बात करना शुरू किया था तो उन्होंने बोला ये पीपल्स प्रेसिडेंसी है, भारत की प्रेसिडेंसी नहीं है, पीपल्स प्रेसिडेंसी है। और ज़्यादातर कोशिश यही है कि ये इसके परिणाम या इसके जो आउटकम हैं वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं सीधे तौर पर। और जो भी जितने भी इनिशिएटिव हैं वो सब पीपल सेंट्रिक हैं। तो प्रधानमंत्री न केवल इसको चैलेंज के रूप में लेंगे बल्कि इसको करके दिखाएंगे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आपने अभी बताया कि इन्वायरमेंट को लेकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक कॉर्पस सैंक्शन कर दिया है। यही सबसे बड़ी सफलता है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे, प्रधानमंत्री की प्रेसिडेंसी में या भारत की प्रेसिडेंसी में ये नहीं सर, और अभी तो वो हैं यहाँ पर मौजूद जी, तब ये ऐलान हो रहा है जी। तो अभी ये है और अभी इस पर चर्चा होनी है। अभी हम फ्यूचर पर भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें निकल के आएंगी और ऑफिशियल्स के स्तर पर बहुत सारी चर्चा होंगी। अभी बायलैटरल्स होने हैं। भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 15 बायलैटरल्स करने वाले हैं, काफ़ी कुछ हो गए हैं। और तो ये बायलैटरल्स के बाद भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अनाउंसमेंट आएंगे। तो हमको लगता है अभी हमको इंतजार करना चाहिए। और ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये लॉन्ग, इसमें मैं लगातार सवेरे से यही बात कह रहा हूँ कि इसमें कुछ शॉर्ट टर्म एजेंडा है जिसमें यूक्रेन जैसा मसला शामिल है, कुछ लॉन्ग टर्म एजेंडा है जिसमें कॉरिडोर वाला मसला शामिल। तो वो एक के बाद एक चीजें निकल और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यूके देवनाथ, 10 साल का इसमें टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इसको हम 10 साल में पूरा करेंगे। भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मोहर। ये किसके लिए समस्या है और उन रीजन्स के लिए ये कितना बड़ा फायदा है जहां पर गरीब और मिडिल इनकम वाले जो देश हैं? जी हाँ पूर्णिमा, आने वाले दशक में, अगले 10 साल में भारत और यूरोप के बीच में जो कारोबार है वो कई गुना बढ़ने वाला है। यानी उतना ज़्यादा गुड्स, उतना ज़्यादा ट्रैफिक
यूरोप से हर रोज भारत की तरफ आएगा और भारत से हर रोज हमारा जो एक्सपोर्ट निर्यात है वो यूरोप की तरफ जाएगा। तो इसके लिए बहुत बड़ी दरकार थी कि हम समुद्री जलमार्ग के अलावा एक और रास्ता खोजें। ये समझने की बात है कि भारत से जो निर्यात होता है वो शिपिंग के तहत होता है। भारत के बंदरगाह से वो जहाज निकलकर लाल सागर में प्रवेश करता है, जहां से वो भूमध्य सागर जाता है। वो बीच में जो छोटा सा लिंक है सुएज कैनल, उसमें एक बॉटल नेक है। सुएज कैनल जो है एक दिन में सिर्फ उतने ही शिप ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकता है। अब उससे ज़्यादा अगर ट्रेड का वॉल्यूम, टोटल टनेज, ग्रॉस शिपिंग टनेज अगर बढ़ता है तो उसके लिए ऑल्टरनेट अभी तक सिर्फ एक ही था कि आप दक्षिण अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर आप यूरोप तक पहुंचिए। लेकिन वो जलमार्ग बहुत लंबा था, इसीलिए जो भारत से अभी ये लाइन नई बन रही है लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, जो कि यूएई, सऊदी, वहां से जॉर्डन और इजराइल तक जाएगी, ये बहुत ही कारगर और किफ़ायती होगी। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं कि जैसे ही ये कॉरिडोर बन जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, तुरंत आप देखेंगे कि इस कॉरिडोर का एक हिस्सा इजराइल से ना सिर्फ यूरोप की तरफ जाएगा बल्कि अफ्रीका की तरफ भी जाएगा। आप कंटिन्यू करिएगा। देखिए, लेकिन इसी बीच में तस्वीरें आ चुकी हैं, क्योंकि जो बाइडेन से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और उस दौरान की ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन, साथ में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात, क्योंकि रात्रि भोज था जिसका आयोजन राष्ट्रपति की तरफ से किया गया था और उसी दौरान जो सीएम है राज्यों के वो भी मौजूद थे और उसी बीच की लगातार ये तस्वीरें आने लगी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर एक एक करके आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने ऋषि सुनक की तस्वीरें देखी जब वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, 1 घंटे तक वो वहां पर मौजूद रहे और किस तरीके से उनका वो समर्पण भाव नजर आया वो तस्वीरों से साफ झलक रहा था। और इसी बीच में राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित इस डिनर की एक एक तस्वीर सामने आने लगी है। जो बाइडेन से नीतीश कुमार की मुलाकात, हेमंत सोरेन की मुलाकात, और ये देखिए राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये मुलाकात हो रही, बातचीत, चर्चा हल्के फुल्के अंदाज में, क्योंकि इससे पहले जो फॉर्मल सेशंस थे 2 सेशन पूरे हो चुके थे और उसके बाद का ये मौका था जब रात्रि भोज का आयोजन हुआ था इसको लेकर। और बहरहाल कई बड़े फैसले इसी बीच में लिए गए। ये तस्वीरें आप देखते चलिए, लेकिन क्योंकि पांडे साहब अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कॉरिडोर का, इकोनॉमिक कॉरिडोर का, क्या आपको लगता है कि इसकी जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी बहुत है? अगर इन तस्वीरों पर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो भी कीजिएगा, लेकिन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए कैसे अमेरिका और भारत ने मिलकर चीनी चालबाजी की काट निकाली है और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब के दोबारा से यूएस के पाले में जाने के संकेत इससे बड़े मिले हैं। देखिए, मैं पहले इस तस्वीरों को जो सामने दिखाई दे रही है उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। अगर ये तस्वीर अगर पूरी जब दिखाई गई थी तो अब देखिए मोदी का जो बायां हाथ है वो बाइडेन के हाथ में बहुत तेज़ी से पकड़ा हुआ है और वो वहाँ बता रहे हैं। यहाँ भी इस तस्वीर में भी जो है वो मुख्यमंत्रियों के साथ खुद हैं बाइडेन के साथ और राष्ट्रपति महोदया भी है। तो ये बताता है कि वो पर्सनल टच तो दे रहे हैं और एक एक करके वो सभी नेताओं से मिले। और एक और बात जो ऑब्जर्व अगर ध्यान से करें कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी पत्नियां साड़ियों में ज़्यादा दिख रही हैं मुझको। और क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं कि तस्वीरें ज़्यादा बोलती हैं शब्दों से, मैं उस पर ध्यान देना चाहूँगा। ये बताती है कि किस प्रकार से हर एक राष्ट्राध्यक्ष ने पर्सनली जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, जोड़ने का प्रयास किया है और ये संदेश दिया है कि भारत हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ बढ़ेंगे और आपके नेतृत्व को हम सम्मान करते हैं। अच्छा, बस ऐड ऑन कर देती हूँ क्योंकि नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी दिखाइएगा जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे थे क्योंकि तमाम सीएम्स की मौजूदगी थी, मौका था उनसे मिलने का। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्राध्यक्षों के साथ लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्रियों की मुलाकात राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये अनौपचारिक डिनर के दौरान की थी और इस दौरान जो भी हल्की फुल्की बातचीत हुई हो, ये खास मौका उनके लिए भी होगा क्योंकि 20 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद थे और मुख्यमंत्रियों की उनसे ये मुलाकात, चर्चा, जिस दौरान राष्ट्रपति भी मौजूद रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और ये मुस्कुराते चेहरे बहुत कुछ कहते हैं। पांडे सर, निश्चित रूप से और ये कुछ तस्वीरें हैं, कल भी हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी कुछ जो उस समय तक आ पाई थी कि कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे और योगी जी भी वहाँ एक तस्वीर में बैठे हुए दिखाई दिए थे। तो निश्चित रूप से ये कहना होगा कि जो आयोजन किया गया है
वो इवेंट मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरे ख्याल से जो इवेंट मैनेजमेंट के छात्र हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे इसमें, किस प्रकार से प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, और वो कैसे उसको एग्जीक्यूशन के बीच में जो कंटेंसीज आती हैं, जो छोटे छोटे पल आते हैं जो कि आप एंड नो वन फील्स लेस इंपॉर्टेंट। दैट इज अ वेरी वेरी वाइटल पॉइंट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में हमने एक नया मिसाल कायम की है। वो देश जिसको कि अलग माना था कि ये अविकसित देश है, गरीब देश है, और यहाँ पर संभावनाओं की कमी है, लोग यहाँ ज्ञानी नहीं है, लेकिन हालांकि ज्ञान हमारा अगर देखा हजारों वर्षों तक हम ज्ञान में हमेशा अग्रणी रहे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका आपने जिक्र किया था कि मध्य एशिया में क्या नया होने दिल्ली वाला से है। दक्षिण अफ्रीका के लिए रामाफोसा भी इस वक्त रवाना हो चुके हैं, बस ये अपडेट पे देना चाह रही थी सब। देखिए, सेंट्रल एशिया भारत से थोड़ा सा अलग रहा, और भारत का ध्यान अधिकतर जो रहा वो अपने पूरब और पश्चिम में, यानी कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ ज़्यादा रहा। और अब अगर ध्यान दें, पिछले कुछ वर्षों से हम इंडो पैसिफिक में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और अब धीरे धीरे इंडियन ओशियन रीजन में भी हम अब ध्यान दे रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा कि सामरिक तरीकों से हम आत्मनिर्भरता के मद्देनजर अपनी हम मैं जो पर्टिकुलरली जानना चाहती थी शुक्ला सर, जियोपॉलिटिकल महत्व इसका कितना ज़्यादा है। मैंने सऊदी अरब के वापस आने की एंट्री की बात की थी, ज़्यादा मजबूत होते संबंधों की बात की थी, और चीन की काट भारत और अमेरिका ने जियोपॉलिटिकल महत्व के साथ इस कॉरिडोर के ऐलान के साथ किस तरीके से निकाली? देखिए, निश्चित तौर पर इसका जियोपॉलिटिकल महत्व बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल एशिया दो तरह से, एक तो बिजनेस के को लेकर के वहाँ से व्यापार, और अभी ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा वो है। दूसरा उसके अलावा ऑयल सप्लाई और बिजनेस के अलावा वो उनका अमेरिका से, यूरोप से और इंडिया से इस रिलेशन को लेकर के, और बीच में चाइना का हस्तक्षेप, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता था। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरबिया का टिल्ट या अमेरिका का इंटरेस्ट अब सऊदी अरबिया की तरफ हो रहा है, और भारत लगातार इन देशों से संपर्क में है, और ज़्यादातर इन देशों से भारत के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दो देशों से मिल चुका है। उसके बाद एक नया परिवर्तन, एक नई दिशा दिखाई दे रही है, और ये जो कॉरिडोर बनेगा इससे बिजनेस लिंक्स और मजबूत और होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी बात प्रधानमंत्री बार बार करते हैं। देवनाथ सर, डायलॉग और डिप्लोमेसी को कितना ज्यादा एस्टैब्लिश किया गया? क्योंकि जब हम एक जॉइंट स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, तो मैंने जैसा कि पहले भी सुबह भी जिक्र किया था कि इसको लेकर भी शायद लोगों के मन में थे कुछ इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस की नहीं आ पाए, सहमति नहीं बन पाए। लेकिन मैंने तो ये भी सुना कि सीधे सीधे कह दिया गया कि भाई टॉक टू माई बॉस। प्रधानमंत्री मोदी का जो अपना एक निजी अटैचमेंट है और जो उनका बातचीत करने का तरीका, उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान निकल गया, और मैं उसको हिस्सा डायलॉग और डिप्लोमेसी का ही मानती हूँ। जल्दी से सर रिएक्शन। शुरू में जब ऐसा पता लगा कि शी जिनपिंग नहीं आए, तो लगा कि वो सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के काफ़ी सारे धड़े ऐसे हैं जो कि भारत को पसंद नहीं करते, और उन्होंने कोशिश की थी ये बात फैलाने के लिए कि दिल्ली में जो समिट हो रही है G20 की, ये शायद नाकामयाब हो जाएगा। लेकिन मोदी जी का एक करिश्मा है, उनका एक मैजिक है, वो जहाँ भी जाते हैं सबको साथ लेके जाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और कन्विंस करते हैं। अच्छा है कि दुनिया के देश अब समझ गए हैं कि मोदी जी अगर कुछ करना चाहते हैं तो वह उसको करके रहेंगे। दुनिया के जो दूसरे लीडरान हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले के कई प्रधानमंत्रियों की तुलना में मोदी जी ने विदेशों में अपना जो पर्सनल योगदान किया है वो बहुत ही बड़े अनुपात में किया है, और उसका रिफ्लेक्शन सा बहुत क्लियर नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना कि कहा गया टॉक टू माय बॉस, तो ये तो क्लियर है, मोदी इज द बॉस, और व्हेन मोदी इज द बॉस देन एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, और वो बहुत साफ तौर पर बहरहाल नजर आ रहा है। देखिए, खबरें लगातार आ रही हैं, तस्वीरें आपके सामने